no gold is not enough. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्निंग अर्निंग में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नए ज़माने के नए तरीके से करने वाले बिजनेस के बारे में बताते हैं। आपके लिए ये हमारा पर्लवाइन सीरीज़ का एक और वीडियो है और ये वीडियो हमने अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर बनाया है। हमको बहुत सारे मैसेजेस मिले और रिक्वेस्ट मिली इस कंसेप्ट आरडीए रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट पर कुछ वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इस टर्म को समझने में और समझाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और पर्लवाइन की वेबसाइट पर भी इसका सिर्फ जिक्र भर है। तो आज हम आपको आरडीए रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल है तो इसकी लेंथ पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा धैर्य रखें और अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आरडीए रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट क्या होता है, क्या मतलब है इसका, पर्लवाइन के कंटेक्स्ट में क्या मतलब है इसका, और हमारे जो साथी पर्लवाइन का बिजनेस कर रहे हैं उनको इस कंसेप्ट को समझना क्यों जरूरी है। देखिए, हम जानते हैं पर्लवाइन इंटरनेट करेंसी डीपी में डील करती है। डीपी होता है एक यूएस डॉलर के बराबर, यानी डॉलर के बराबर। अब क्योंकि डॉलर हमारे देश की करेंसी नहीं है, विदेशी करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी का मैटर हो गया। फॉरेन करेंसी का मैटर हुआ तो हमें सीधे सीधे हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट आरबीआई के परव्यू में है। तो आज हम आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लेके चलेंगे, पर्लवाइन की वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे और आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हम आ गए हैं अपने सिस्टम पे। यहाँ मेरे सिस्टम पर जो हमारी टीम ने रिसर्च की है वो फाइल खुली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पर्लवाइन की वेबसाइट पे। लिंक है, ये पर्लवाइन का पेज खुल गया है। यहाँ देखिए टर्म्स ऑफ सर्विस के में ये यूज़र एग्रीमेंट दिया हुआ है। इसी की आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे इस पेज को ही नीचे तो हेडिंग आएगा ट्रांजैक्शंस टू इंडिया। इसमें ये आरडीए का मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। ये जो दो लाइनें लिखी हैं इनको हम कॉपी करके, मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी ये कॉपीड है, वहाँ चलते हैं। यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं इसको। पर्लवाइन प्रोसेसेस ट्रांजैक्शंस टू इंडिया pursuant to the rupee drawing arrangements as established by the Reserve Bank of India. You understand that use of the service for commercial purposes or contributions to charitable organizations is prohibited. ये मेंशन किया हुआ है पर्लवाइन की वेबसाइट पर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आरडीए है क्या, व्हाट इज आरडीए। देखिए, आरडीए जैसा हमने अभी जाना था रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है और क्योंकि ये फॉरेन करेंसी से संबंधित है तो हमें आरबीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं, समझते हैं वहाँ पर इस टर्म को कहाँ और कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो आरबीआई का लिंक ये दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करते हैं। ये सारे लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से खुद क्लिक करके भी आरबीआई की साइट विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं, ये हम आ गए आरबीआई की वेबसाइट पे। ये देखिए, ये आरबीआई की वेबसाइट है, लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक। और यहाँ पर ये FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पेज है जहाँ पर इन सब क्वेश्चंस के क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके आंसर भी दिए हुए हैं। यहाँ पहला ही क्वेश्चन है
रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट RDA। तो व्हाट इज रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, इसको क्लिक करेंगे तो आप ये आंसर पे आ जाएंगे। इस आंसर को भी हमने कॉपी करके अपने फाइल पे ले आए हैं, पढ़ते हैं इसको यहाँ पे। रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट इज ए वे थ्रू विच वन कैन रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज ज्यूरिसडिक्शंस। इसका सीधा सा मतलब है कि RDA एक प्रोसेस है जिसके तहत एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप पैसे भेजते हैं, पैसे रिसीव होते हैं। एज पर दिस सिस्टम द ऑथोराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक्स एंटर इनटू टाई-अप्स विद द नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस इन द FATF कंप्लायंट कंट्रीज टू ओपन एंड मेंटेन देयर वॉस्ट्रो अकाउंट। देखिए ये टर्म, जो 4 टर्म थी, ये मैंने डेलिबरेटली इनको रेड कर दिया है क्योंकि ये टर्म्स थोड़े डिफरेंट हैं। इनको समझना पड़ेगा RDA के कंसेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए। इसका अर्थ यही है, इस सिस्टम के अंतर्गत RBI ऑथोराइज कैटेगरी बैंक्स को अलाउ करता है कि वो नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस के साथ टाई अप करें, एग्रीमेंट करें, और वो एक्सचेंज हाउसेस जो FATF कंप्लायंट कंट्रीज़ के हैं और अपना अकाउंट हमारे यहाँ मेंटेन करता है। तो 4 टर्म हुई इसके अंदर। पहला, ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक्स, ये क्या होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये इसको गवर्न करता है। इसी के प्रिंसिपल्स, इसी का लॉ अप्लाई होता है, इसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर ये मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। Authorized dealers are the institutions that have the license from the RBI to sell and buy foreign currencies। अर्थात ऑथोराइज्ड डीलर्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको RBI ने लाइसेंस दिया हुआ है फॉरेन करेंसी बाई और सेल करने के लिए। आगे ये लिखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत RBI को जो ऑथोराइज होना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है और ऑथोराइज्ड डीलर बन सकता है, वो एलिजिबल लोग होते हैं। अब ऑथोराइज्ड डीलर की कैटेगरी हैं, इसमें कैटेगरी 1 में बैंक्स हैं। इज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स। वह RBI 3 टाइप के ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स बनाता है, ऑथोराइज करता है 3 टाइप के मनी चेंजर्स को, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। AMC क्या होता है, ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स। तो इसमें कुछ टर्म इंपॉर्टेंट हैं। ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स AMC होता है, और गवर्न क्या करता है, देखिए अगेन वही आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 सेक्शन 10 वो डिफाइन कर रहा है इसको। अच्छा, अब देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1, 2 एंड 3 वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी RBI की वेबसाइट पर हैं। उसका लिंक यहाँ है, ये लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्वयं क्लिक करके वहाँ पहुँचकर इसको पढ़ सकते हैं। इसको यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं, ये पेज खुल गया। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट खुल गई और यहाँ लिखा हुआ है ये ऑथोराइज्ड डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज, लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये देखिए, इसको स्क्रॉल करेंगे पेज को, ये लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं कैटेगरी 1। ये बैंक्स हैं सारे, रॉयल बैंक, आबू धाबी, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, इस तरह ये बैंक्स हैं जो कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा RDA की। ये देखिए, ये बैंक RBI ने ऑथराइज किए हुए, ये कैटेगरी 1 बैंक्स हैं, ऑथराइज्ड बाय RBI अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये देखिए, 106 बैंक्स हैं जो RBI ने ऑथराइज किए हुए। इसी तरह ये कैटेगरी 2 है। अब कैटेगरी 2 में भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। ये यहाँ पर इन्होंने स्टेट के हिसाब से किए हुए हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर। ये PDF फाइल है, इनको क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड लिस्ट उनकी निकल आएगी जिनमें उनके नेम और एड्रेस दिए हुए हैं। इसी तरह कैटेगरी 3 के भी RBI ने ऑथराइज्ड डीलर्स ऑथराइज किए हुए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर ये दी हुई है। 9 है, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमने देखा कि ऑथराइज्ड डीलर्स की लिस्ट हमको यहाँ RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वापस हम अपने
रिसर्च पेज पर आते हैं। ये हमारी पहली टर्म थी, आपने नोटिस किया। ऑथोराइज्ड कैटेगरी बैंक हमें समझ में आ गया कौन से होते हैं। ऑथोराइज्ड कैटेगरी बैंक वो होते हैं जिनको आरबीआई ऑथोराइज करता है टू बाई एंड सेल फॉरेन करेंसीज। अब उसकी लिस्ट हमने देख ली, आरबीआई की लिस्ट पर, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब दूसरी टर्म है यहां पर जो हमें डेफिनेशन में लगा था कि ये टेक्निकल है, समझने की जरूरत है, वो है नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस। अब ये क्या चीज़ है, आइए समझते हैं। ये देखिए, नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी यहाँ आरबीआई की वेबसाइट पर दी हुई है। उसके लिंक को हम यहाँ प्रेस करेंगे। अगेन हम आरबीआई की वेबसाइट पे वापस आ गए, FAQ पर वापस, इसी पेज पर फिर एक और दिया हुआ है, हु आर नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज। ये देखिए यहाँ मेंशन है, कौन होते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, these are companies and financial institutions which are licensed and regulated by the competent authority in the sending country for sourcing the funds from the remitters। इसको कॉपी करके हम अपने पेज पर, रिसर्च पेज पे वापस आ जाते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ ये यही डेफिनेशन है इसकी। तो ये बहुत सीधी सी चीज़ है इसके अंदर कि ये कौन सी एक्सचेंज हाउसेस हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, जिस कंट्री से हमारे यहाँ फंड्स आते हैं उन कंट्रीज़ ने भी अपने एक्सचेंज हाउसेस को ऑथराइज किया हुआ है उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। तो वो यहाँ एक्सचेंज हाउसेस अपने अकाउंट यहाँ खोल सकते हैं हमारे बैंकों के साथ। अब ये तीसरी टर्म आ गई, तो समझ आ गया हमको कि नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस जो फॉरेन कंट्रीज़ के ऑथराइज्ड एक्सचेंज हाउसेस हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ ने जिनको ऑथराइज किया हुआ है, और वो अकाउंट हमारे बैंक्स या हमारे AMCs के साथ मेंटेन करते हैं। तीसरा टर्म आती है FATF कंप्लाइंट। ये देखिए, FATF कंप्लाइंट। FATF क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल्सो नोन एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, founded in 1989 on the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering. In 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing. अर्थात ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई थी 1989 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जिसकी मेंबर हैं, और इसमें 39 कंट्रीज की मेंबर हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है। और ये FATF बनाया गया था ग्रुप ऑफ G7, ये आप लोग जानते होंगे, ग्रुप ऑफ G7 जो बिल्कुल वर्ल्ड की टॉप क्लास और एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनमें उनके नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन ये 7 कंट्री हैं जो ग्रुप ऑफ 7 हैं। इन्होंने रिकमेंड किया FATF बनाया जाए और 1989 में ये बनाया गया मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए। तो इन्होंने जो गाइडलाइन दी गई वो 39 कंट्री उन गाइडलाइन को फॉलो करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन में आरबीआई ने क्या लिखा है, FATF कंप्लाइंट। दैट मीन्स जो RDA होगा वो उन्हीं कंट्रीज के साथ होगा जो FATF कंप्लाइंट होंगी, मतलब वो 40 कंट्रीज में से ही कोई होगी FATF कंप्लाइंट होनी चाहिए। आगे चलते हैं, वापस आते हैं। हमारी चौथी टर्म डिफिकल्ट क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड, वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था टू ओपन एंड मेंटेन देयर वॉस्ट्रो अकाउंट। आइए समझते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट क्या। वॉस्ट्रो अकाउंट, ये वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो 2 टर्म हैं, ये इटालियन टर्म्स हैं, इंग्लिश नहीं है, इटालियन टर्म्स हैं, और ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है जो बैंक यूज करते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं, और नॉर्मली इसमें होते बैंक्स ही हैं, लेकिन बैंक्स के अलावा दूसरी एंटिटीज भी हो सकती हैं अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। इसमें यही डिस्क्राइब किया हुआ है इसकी डेफिनेशन में, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पढ़िए, ए नॉस्ट्रो इज अवर अकाउंट ऑफ अवर मनी हेल्ड बाय अदर बैंक। मतलब हमारे बैंक ने अगर फॉरेन के बैंक पे अकाउंट खोला और हमारे पैसे उनके पास हैं तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया, इसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। और अगर फॉरेन का बैंक या फॉरेन ऑथोराइज्ड एंटिटी हमारे बैंक पे अपना पैसा रखते हैं तो इसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। सिंपल हो गया, बहुत आसान हो गया।
ऊपर समझ नहीं आ रहा था डेफिनेशन में, लेकिन जब इसको हमने पढ़ा तो समझ आ गया कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। और वॉस्ट्रो अकाउंट में होता क्या है, वही जो बैंक करता है, पूरा रिकॉर्ड रखता है, किसको पैसा दिया, किसको लिया दिया, पूरा उसका हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट हो गए। अच्छा, अभी देखिए हमने ऊपर हमारी पार्लियामेंट की वेबसाइट पे लिखा था, ये देखिए, यू अंडरस्टैंड दैट यूज ऑफ सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पसेस और कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोहिबिटेड। तो ये प्रोहिबिशन कहाँ से आ रही है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोहिबिशन, ये देखिए, परमिटेड ट्रांजैक्शंस। देखिए वो जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि डोनेशंस और कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो एक्सचेंज हाउस के थ्रू रूट नहीं कर सकते, वो यहाँ से आ रही है। यहाँ ये अगर हम ये आरबीआई की ये अगेन लिंक है, इस पर अब यहाँ से जाएंगे तो लिंक खुल जाएगा। ये देखिए, ये मास्टर डायरेक्शंस हैं आरबीआई का, एक आज की वेबसाइट का एक और पेज है। ये देखिए यहाँ लिखा है मास्टर डायरेक्शंस ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रुपी फॉरेन करेंसी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज, ये उनके लिए डायरेक्शंस हैं। तो अब हम जब इस पर स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो यहाँ पर फोर्थ यहाँ है परमिटेड ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शन परमिटेड है, यहाँ पर ये लिखते हैं ड्रॉइंग अरेंजमेंट्स विद एक्सचेंज हाउसेज आर प्राइमरली डिजाइन टू चैनल क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोटिस कीजिए, पर्सनल, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को रेमिट कर रहा है अमाउंट, ओके अलाउड, बट आगे क्वालिफाई करते हैं इसको, अंडर नो सर्कमस्टांसेस डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस शुड बी रूटेड थ्रू दी एक्सचेंज हाउसेज। क्योंकि वो रूट ये अलाउ नहीं है, इसलिए इसको बैन किया हुआ है। वापस चलते हैं अपने पेज पे, इसीलिए पार्लियामेंट की वेबसाइट पर ये मेंशन है कि कोई भी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इज नॉट अलाउड थ्रू दी रूट ऑफ एक्सचेंज हाउसेस। एक्सचेंज हाउस किस लिए बनाए गए, पर्सनल या इंडिविजुअल रेमिटेंसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, हमारी चारों टर्म्स हमने समझ ली, सब चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब ये देखिए, जो FAQ पेज पे 2-3 क्वेश्चंस हमने कॉपी कर लिए, अगर आप उस पेज पे जाएंगे ना, आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो हम 2 ये क्वेश्चन आंसर देख चुके, व्हाट इज RDA एंड हु आर नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पढ़ कर आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये कहते हैं कि व्हाट आर दी परमिशंस नीडेड फॉर एंटरिंग इनटू सच अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किसी भी कैटेगरी 1 बैंक को जब वो एक्सचेंज हाउस से, फॉरेन एक्सचेंज हाउस से एग्रीमेंट करते हैं, तो पहली बार आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो अपने आप कर सकते हैं अंडर इंटीमेशन टू आरबीआई, फिर आरबीआई की स्पेसिफिक परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेमिटेंसेस विच कैन बी सेंट अंडर आरडीए। देखिए, क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंसेस इनटू इंडिया अंडर आरटीएस प्राइमरीली ऑन प्राइवेट अकाउंट। यही हमने ऊपर पढ़ा था कि परमिटेड ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, जो मास्टर डायरेक्शंस एक्सचेंज हाउसेस के लिए हैं, अभी हमने देखा था। वही यहाँ पर बात दोबारा यही कही गई है कि ये इंडिविजुअल अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट पे अलाउ है। क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंसेस इनटू इंडिया अंडर आरटीए इज प्राइमरीली ऑन प्राइवेट अकाउंट। द रेमिटर एंड बेनिफिशियरी शुड बी इंडिविजुअल्स barring a few exceptions. Remittances through exchange houses for financing of trade transactions are also permitted up to a certain limit. The scheme is not used for cross-border outward remittances. ये जो स्कीम है, यहाँ पर पैसा इंडिया में आ सकता है, आप भेज नहीं सकते। तो इंडिविजुअल और प्राइवेट लोग, प्राइवेट अकाउंट पर अमाउंट का ट्रांसफर होना, फंड का ट्रांसफर होना इज अलाउड, और कुछ ट्रेड ट्रांजेक्शन्स भी अलाउड हैं। उसकी कुछ लिमिट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। इस लिमिट को लेकर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए थे और काफ़ी कन्फ्यूज़न था उनको। मैं ये उन्हीं के लिए स्पेसिफिक बना रहा हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो लिमिट है यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंशन्ड है, और ये लिमिट ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए है, पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ये लिमिट नहीं है। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिविजुअल के लिए भी ये लिमिट एप्लीकेबल है। दिस लिमिट कहाँ पर है,
amount of which sent at RDA. There is no limit on remittance amount as well as on the number of remittances. मतलब आप कितनी बार भेज सकते हैं और कितना अमाउंट भेज सकते हैं, इस पर कोई लिमिट आरबीआई ने नहीं लगाई हुई है। हाँ, ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कैप है 15 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की। प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्लैरिफाई कर लें। कैश पेमेंट्स आर नॉट अलाउड। और देखिए यहाँ पर ये सब स्पेसिफाइड है कि क्यों पैसा आपको कैश में नहीं मिलता, और आप जब अपना जो एक्सचेंज हाउसेस या मनी चेंजर्स काम करते हैं वो इस फ्रेमवर्क के अंडर काम करते हैं। आप अभी लिमिटेड हैं आपकी सोच कि हमने पैसा अपने डीपी अपने वैलेट से बैंक में ट्रांसफ़र किए और बैंक ने हमको पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बट मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बैंक काम करता है वो किस फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। बैंक को ऑथराइजेशन कहाँ से मिला? आरबीआई ने दिया हुआ। आरबीआई ने क्या सोचकर ये किया हुआ है, हमने सारा समझा इसमें कि आरबीआई ने क्या लॉज बनाए हुए हैं, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, और ये कितना कम्पैक्ट और फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ हमने समझने के बाद अब देखिए इसका जो पूरी इस प्रोसेस का एनालिसिस ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस पर्ल वाइन की हो रही है, डीपी के ट्रांसफ़र, वो अलाउड है। आरबीआई ने कहीं उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई बैन नहीं किया हुआ है। और इसको जब आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल इज ऑल्सो अंडर सेट फ्रेमवर्क सेटअप बाय द आरबीआई। सारा सिस्टम बना हुआ है, उसी के अंतर्गत ये सारा काम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट आरडीए, रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट, अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न हो, कोई इस पर सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब अवश्य दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।